गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 6 वंशानुगत का आणविक आधार में भाग 9 का अध्ययन करेंगे। भाग 8 तक बच्चों हम लोगों ने डीएनए के विषय में अध्ययन किया था और आज हम लोग आरएनए के विषय में अध्ययन करेंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आरएनए के विषय में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। बच्चों आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और हमने देखा था कि डीएनए का पूरा नाम था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। खोज, आरएनए की खोज किसने की थी? बच्चों आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, और डीएनए की खोज भी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। संरचना, आरएनए की संरचना किसने दी? तो आरएनए की संरचना रॉबर्ट हेली ने दी थी, और रॉबर्ट हेली ने कहा था कि जो है आपका आरएनए एकल श्रृंखला होती है। आरएनए क्या होता है? एकल श्रृंखला होती है। एकल श्रृंखला मतलब इस तरह से श्रृंखला होती है, एकल श्रृंखला होती है। और डीएनए में बच्चों, डीएनए में द्विकुंडलित होता है। डीएनए इस तरह से होता था बच्चों, हम लोग डीएनए के विषय में अध्ययन कर लिए हैं, ठीक है। तो डीएनए के विषय में हम लोग देखे थे कि इस तरह से डीएनए की श्रृंखला होती थी, इस तरह से डीएनए की श्रृंखला होती थी, और बीच में यह हाइड्रोजन बांध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो एमआरएनए है, एमआरएनए की संरचना जो है क्या होता है? एकल श्रृंखला होता है, अर्थात इसमें द्विकुंडलित नहीं होता, इसमें एकल श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे फास्फेट और सल्फर जो है इस तरह से जुड़े रहते हैं, और ऊपर आपका नाइट्रोजन बॉन्ड इस तरह से पूरा जो है ये जुड़े रहते हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जुड़े रहते हैं। यह आपका फास्फेट और सल्फर है, फास्फेट और सल्फर है, और ऊपर जो है आपका नाइट्रोजन है। तो इस तरह से जो है ये आपका जुड़ा होता है। तो आपका देखेंगे आरएनए की जो संरचना है किसने दी थी? किस वैज्ञानिक ने दी थी? रॉबर्ट हेली ने इसकी संरचना दी थी, और रॉबर्ट हेली ने कहा था कि आरएनए एकल श्रृंखला होती है। तो यहाँ देखिए यह एकल श्रृंखला होती है, इस तरह से इसमें एकल श्रृंखला, यह नाइट्रोजन बॉन्ड द्वारा इस तरह से इसमें जुड़े होते हैं, इस तरह से ये जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, ठीक है। जो आरएनए है, रॉबर्ट हेली ने कहा था कि इसकी संरचना एकल श्रृंखला होती है, एक ही श्रृंखला होती है, एक ही स्टैंड होता है, एक ही रज्जुक होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे अपवाद में आप लिखेंगे रिबोवायरस तथा ओल्ड ट्यूमर, रिबोवायरस तथा ओल्ड ट्यूमर, ठीक है। इसमें जो है आपका जो आरएनए पाया जाता है वह द्विकुंडलित होता है, ठीक है। आरएनए की संरचना एकल श्रृंखला होती है, ठीक है, एक कुंडलित होती है। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या है? रिबोवायरस और ओल्ड ट्यूमर, इनमें जो है एमआरएनए की संरचना एकल श्रृंखला न होकर क्या होता है? यह डीएनए की तरह द्विकुंडलित होती है, ठीक है बच्चों। तो यह अपवाद है, ध्यान रखिए। और यह आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों आरएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम और पादप वायरस में आरएनए पाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
ठीक है बच्चों, और हम आपको डीएनए के निर्माण में बता दिए थे कि आपके शरीर की जो भी रचना है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। यदि इसके एक कोशिका को निकाल दिया जाए, एक कोशिका को इस तरह से यहाँ पे निकाल दिया जाए, तो पता है कि कोशिका के मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। तो यहाँ आपने लिखा है कि यह केंद्रक में होता है, तो केंद्रक में डीएनए भी होता है, आरएनए होता है। तो ध्यान रखिएगा, आगे के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से केंद्रक में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा केंद्रक में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जो हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। और यह केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। तो सबसे अधिक जो है आपका यह आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो है यह आरएनए माने आपका आरएनए कहाँ स्थित होता है, तो आरएनए आपका केंद्रक में स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, राइबोसोम में स्थित होता है, और पादप वायरस में यह स्थित होता है। अब इसकी परिभाषा देख लें, आरएनए की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, आरएनए की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला होती है। ठीक है, आरएनए भी डीएनए की तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला होती है। एकल श्रृंखला की एक लंबी चेन होती है, इसको हम आरएनए कहते हैं। तो यह बेसिक चीज़ें हमने आरएनए के विषय में देख लिया। अब हम आरएनए की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए की संरचना या आरएनए का संगठन। विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है, अभी आपने परिभाषा देखा कि आरएनए किसे कहते हैं। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला होती है। तो यह किसका पाली हम आपको बता चुके हैं, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की यह एकल श्रृंखला होती है बच्चों। और आपको हम जो है बता चुके हैं जब डीएनए का अध्ययन कर रहे थे कि पॉली का मतलब होता है अनेक। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमने डीएनए के विषय में अध्ययन किया था कि न्यूक्लियोटाइड कहाँ है। तो यहाँ भी हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड आपको पता है बच्चों कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3 तत्वों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। आपका पहला होता है नाइट्रोजनी क्षार, पहला आपका होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होता है बच्चों पेंटोज, दूसरा है पेप्टोज शर्करा, और तीसरा है बच्चों फास्फेट ग्रुप, बच्चों हमने डीएनए में भी देखा था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यह न्यूक्लियोटाइड 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, माने 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा पेप्टोज शर्करा, तीसरा फास्फेट ग्रुप। तो चूंकि हम आरएनए का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं, आरएनए का संगठन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ध्यान रखिए, एडेनिन बच्चों, एडेनिन आपका डीएनए में भी पाया जाता था। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ध्यान रखिए बच्चों, डीएनए में भी और आरएनए में भी आपका जो नाइट्रोजनी क्षार है यह 3 समान होता है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यह अंतर होता है
ठीक है, डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार होता है। ठीक है, यहाँ पर जो यूरेसिल लिखा गया है, यदि जो है हम डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार देखेंगे तो यहाँ यू की जगह थाइमिन हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम आरएनए का निर्माण पढ़ रहे हैं, आरएनए के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ थाइमिन न होकर यूरेसिल होगा। तो आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। चलिए अब जो है हम पेंटोज शर्करा की बात करें तो पेंटोज शर्करा में जो आरएनए है, आरएनए में जो शर्करा पाया जाता है वह पाया जाता है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। ठीक है बच्चों, और हम जो है डीएनए में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो है डीएनए में जो पेंटोज शर्करा है वह क्या था, वह डीऑक्सी राइबोज शर्करा था। और आरएनए में जो पेंटोज शर्करा पाया जाता है वह पाया जाता है राइबोज शर्करा। और जो फास्फेट ग्रुप है यह PO4 पाया जाता है। तो यह इनका संगठन रहा। अब हम जो है इनकी संरचना देख लेते हैं, इनकी संरचना किस तरह से होती है। जिस तरह से हमने भी उसमें भी संरचना देखा था डीएनए में, ठीक उसी तरह से यहाँ इसकी अगर हम संरचना देखें तो आपको पता है जो पेंटोज शर्करा है, पेंटोज माने पेंट माने 5, यह 5 कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है आपका पेंटोज शर्करा, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो इस तरह से हमने डीएनए में भी देखा था, इस तरह से 5 कार्बन का निर्माण होता है पेंटोज शर्करा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका H होता है ऊपर, नीचे भी आपका H होगा, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OHCH2 हमने देखा था। ठीक है कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या अंतर था, यह पिछले वाले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया। तो यहाँ देखेंगे कि यह आपका पहला कार्बन है, यह आपका दूसरा कार्बन है, यह तीसरा कार्बन है, यह चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यह जो आपका दूसरा कार्बन है, यह दूसरा और ये तीसरा कार्बन, यह दूसरे और तीसरे दोनों कार्बनों पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने डीएनए का अध्ययन कर रहे थे तो डीएनए में जो पेंटोज शर्करा था इसको हम डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते थे। वहां पर क्या अंतर था, यह जो O है वो हट जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है निकल जाता है और दूसरे ग्रुप पर, ठीक है, केवल हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, तो वह हो जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। क्योंकि हम आरएनए पढ़ रहे हैं और आरएनए में पेंटोज शर्करा जो है वह राइबोज शर्करा पाया जाता है और राइबोज शर्करा में, ठीक है, पेंटोज शर्करा के दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन दोनों कार्बनों पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH जुड़ा होता है और यह आपका बन गया राइबोज शर्करा। ठीक है, तो यह आपका आरएनए की संरचना है जिसमें हमने कर दिया क्या, हमने जो है एक पेंटोज शर्करा बना दिया। अब पूरा आरएनए का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आपका नाइट्रोजनी क्षार जोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है, बता चुके हैं बच्चों कि जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वह पेंटोज शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा होता है बच्चों, यह पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। तो जो H है, H की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा। और क्योंकि नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार का होता है, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तो उसी तरह से यह जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है यह भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आरएनए का एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और आपका यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और इस 4 नाइट्रोजनी क्षार होने के कारण 4 न्यूक्लियोटाइड भी पाया जाता है। तो यदि H है तो H को अगर हम हटा दें यहाँ पर, ठीक है, और यदि हम यहाँ पर एडेनिन वाला नाइट्रोजनी क्षार जोड़ दें तो यहाँ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो आपका यह एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड हो गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो पहले कार्बन से यह जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, यह किस बांड द्वारा जुड़ा हुआ है, इस बांड को ध्यान में रखिएगा बच्चों। यह जो बांड है, इस बांड को हम लोग कहते हैं, इस बांड को NC, इस बांड को हम लोग कहते हैं NC ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बांड के विषय में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका यह पेंटोज शर्करा का पहला कार्बन है, यह पहला कार्बन, ठीक है, जो नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा हुआ है, यह नाइट्रोजनी क्षार से किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, यह पूछता है किस बांड द्वारा जुड़ा होता है। तो किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, NC ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा या बंध द्वारा जुड़ा होता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा, अब देखिए, यह तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजनी क्षार कहाँ जुड़ता है। अब फास्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ता है, यह भी बता चुके हैं कि फास्फेट ग्रुप पेंटोज शर्करा के जो 5वां कार्बन होता है, उस 5वें कार्बन पर आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, और इसमें यह OH हट जाता है और इस कार्बन पर जुड़ जाता है फास्फेट ग्रुप। तो यह OH हट गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका जुड़ गया PO4 फास्फेट ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर एक प्रश्न पूछता है ठीक इसी तरह से कि जो पेंटोज शर्करा का 5वां जो है कार्बन है, 5वां कार्बन का जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, वह किस बांड द्वारा जुड़ा होता है। तो उस बांड का नाम है फास्को एस्टर। ध्यान रखिए इसको, फास्को एस्टर बंध। यह जो बांड है किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो इस बांड का नाम है फास्को एस्टर बंध। फास्को एस्टर बंध। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें ध्यान रखिएगा इसमें, यह बांड पूछता है। तो पहला, जो पेंटोज शर्करा का पहले कार्बन से जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है, वह किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो उस बांड का नाम है NC ग्लाइकोसिडिक बांड। ठीक है, दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि पेंटोज शर्करा का जो 5वां कार्बन वाला है, 5वें कार्बन से जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, वह किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो उस बांड का नाम है फास्को एस्टर बंध। ठीक है बच्चों, चलिए एक बांड और है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि जो RNA है वह एकल श्रृंखला होता है, अर्थात RNA इस तरह से एकल श्रृंखला होता है। ठीक है, DNA की तरह डबल श्रृंखला इस तरह से नहीं होता, इस तरह से यह डबल श्रृंखला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि RNA में केवल एकल श्रृंखला होता है, यह DNA में यह श्रृंखला होता है। ठीक है, तो RNA में आपको पता है कि यह एकल श्रृंखला होता है, और इस एकल श्रृंखला में यहाँ पर फास्फेट और सल्फर, फास्फेट P और सल्फर यस इस तरह से जुड़ा होता है, और ऊपर आपका नाइट्रोजनी बांड जुड़ा होता है। मान लीजिए हम नाइट्रोजनी बांड एडेनिन को ले लें, तो यहाँ एडेनिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, यहाँ यह क्या हो गया, यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। यह क्या हो गया, यह एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, यह एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। और आपको पता है कि अनेक न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड P+S, ठीक है, अर्थात फास्फेट और सल्फर, फिर इसके साथ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो यह मान लीजिए एडेनिन जुड़ा हुआ था, तो चलिए यहाँ पर हम यूरेसिल कर देते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यूरेसिल, क्योंकि हम RNA पढ़ रहे हैं। यदि DNA होता तो यूरेसिल की जगह क्या होता, थाइमिन होता, T होता। तो यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है।
प्रश्न यह है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, यह इस बांड का नाम पूछेगा। यह किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, इस बांड का नाम पूछेगा। यह किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो इस बांड का नाम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने 3 बांड बताया है आपको, इन तीनों बांडों को ध्यान रखिएगा। एक बांड हमने यह बताया था कि पेंटो शर्करा का जो पहला कार्बन है उससे जो नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है वो किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो वह बांड होता है NC ग्लाइकोसिलिक बांड। तथा पेंटो शर्करा का जो 5वां वाला कार्बन है, 5वें कार्बन से जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है वह किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो वह बांड होता है फास्फोएस्टर बंध या बांड। अब तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बांड द्वारा जुड़ा होता है, तो उस बांड का नाम है 5' से 3' फास्फोडाइएस्टर। ठीक है, ध्यान रखिए, फास्फोएस्टर बंध था, यहाँ पे फास्फोएस्टर बंध है, बीच में जुड़ गया है डाई और आगे लग गया है 5' से 3'। ठीक है, इतना बढ़ जाता है इसमें। जब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो 5' से 3' स्टैंड फास्फो, अब यहाँ डाई जुड़ गया डाई एस्टर। तो यह 3 बांड होता है, इसको बच्चों आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने आरएनए का संगठन और संरचना का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, जिस तरह से यह आपका एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हुआ, इसी तरह से ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। और यहाँ एक जगह अगर हम G जोड़ दें, ठीक है, तो यह ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड हो गया। उसी तरह से हम 4 न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 नाइट्रोजन क्षार है तो इसी के कारण 4 न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार। ठीक है, डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है बच्चों, लेकिन आरएनए का प्रकार होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो अब आरएनए के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। कोमल आरएनए। ठीक बच्चों, तो यह आरएनए के प्रकार है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, जबकि अगर हम डीएनए के प्रकार की बात करें तो डीएनए में कोई प्रकार नहीं है। लेकिन जो है आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एम आरएनए, दूसरा होता है टी आरएनए और तीसरा होता है आर आरएनए। जो एम आरएनए है उनको हम संदेश वाहक आरएनए भी कहते हैं, टी आरएनए को स्थानांतरण आरएनए कहते हैं तथा आर आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। तो चलिए अब इनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो पहला हम अध्ययन करने जा रहे हैं एम आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। चलो बच्चों ध्यान रखिए बच्चों, आरएनए के प्रकार में हमने पहला जो प्रकार होता है उसको हम एम आरएनए कहते हैं। और एम आरएनए को हिंदी में संदेशवाहक आरएनए कहते हैं।
तथा इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट में कि दूत यमआरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह डीएनए पर जो सूचना होता है उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ये बच्चों एमआरएनए, आरएनए का पहला प्रकार है एमआरएनए। इसको एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए या इसे दूत एमआरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह एमआरएनए डीएनए पर स्थित सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे संदेशवाहक आरएनए या इसे दूत एमआरएनए भी कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो एमआरएनए का निर्माण केंद्रक डीएनए के अनुलेखन, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, के द्वारा होता है। एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है बच्चों? केंद्रक में, ठीक है, डीएनए के अनुलेखन से। यह अनुलेखन क्या होता है बच्चों? अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे कि यह अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, किस तरह से डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का निर्माण होता है। उसी को ही हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप यहाँ यही जानें कि केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए का निर्माण होता है। अगला पॉइंट जो है आपका, एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए साचा का कार्य करता है, ठीक है। एमआरएनए क्या करता है? साचा का कार्य करता है। अभी हम आगे बच्चों पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आपने जो पॉइंट लिखा है कि एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, अर्थात इस प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या कार्य करता है? साचा का कार्य करता है। अर्थात डीएनए में जो सूचना होगी, डीएनए में जो सूचना होगी उसी सूचना को लेकर एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात प्रोटीन कैसा होगा, ठीक है, अब एमआरएनए के पास जैसा संदेश होगा, ठीक है, जैसा साचा होगा, ठीक है, उसी तरह का प्रोटीन का निर्माण होगा। एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे एक पदार्थ होता है मिलेनिन। एक पदार्थ होता है, आप पढ़ चुके होंगे कक्षा 10 में भी, एक पदार्थ होता है मिलेनिन। यह एक पदार्थ होता है बच्चों, और यह पदार्थ क्या करता है? यह आपकी त्वचा का रंग का निर्धारण करता है। यदि मिलेनिन, जिस व्यक्तियों में मिलेनिन की जो है मात्रा कम हो जाती है या न के बराबर हो जाती है, ठीक है, उस व्यक्ति का पूरा त्वचा सफ़ेद हो जाता है, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, आँख भी सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आँख जो है आपका गुलाबी कलर का हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि सफ़ेद टाइगर, सफ़ेद मोर, पूरा का पूरा सफ़ेद होता है। मनुष्यों में भी यह रोग मिलता है जिसमें जो है आपका पूरा त्वचा सफ़ेद हो जाता है, बाल भी सफ़ेद हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? यह मिलेनिन नामक पदार्थ के कारण होता है। यह एक पदार्थ होता है मिलेनिन, ठीक है। यदि आपकी संख्या जो है, इसकी संख्या कम हो जाए तो आपका पूरा जो है शरीर, पूरा त्वचा जो है क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। और मिलेनिन की मात्रा जितनी अधिक होगी आपका त्वचा उतना ही काला और सांवला होगा। तो आपकी त्वचा का रंग जो है कैसा होगा? यह मिलेनिन नामक पदार्थ पर ही निर्भर करता है। और जो तिल पाया जाता है, इसी मिलेनिन पदार्थ का एक जगह अधिक एकत्रित हो जाने के कारण तिल का जो है निर्माण होता है। यह मिलेनिन से ही इसका निर्माण होता है। तो बच्चों, यदि जो है इस एमआरएनए के पास, ठीक है, मिलेनिन नामक पदार्थ जो है बनाने की सूचना है, अर्थात उसके पास यह साचा है। कैसा साचा है? मिलेनिन नामक पदार्थ बनाने की। तो यही साचा है, मिलेनिन का साचा है, और उसी साचे से इस प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमआरएनए से प्रोटीन का ही निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, वह एमआरएनए की साचा पर निर्भर करता है, क्योंकि एमआरएनए के पास जैसी सूचना होगी, एमआरएनए के पास कैसी सूचना होगी? जैसे डीएनए के पास सूचना होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है
जो है mRNA प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, एक साचा का कार्य करता है। mRNA के पास जैसा साचा होगा उसी तरह से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो यही दूसरा पॉइंट है कि mRNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए अर्थात प्रोटीन के निर्माण के लिए साचा का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, यूकेरियोटिक कोशिका में केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन संश्लेषण के सूचना का वहन करता है, इसलिए इसे मोनोसिस्टानिक कहते हैं। यह क्या है, ध्यान रखिए, यूकेरियोटिक कोशिका अर्थात हमारे और आपकी कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका या हमारा और आपका जो कोशिका है उस कोशिका में इस mRNA के पास केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में, ठीक है, mRNA के पास केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। एक से अधिक प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं होती। इसके पास केवल एक ही प्रकार की प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। जैसे हमने मिलेनिन बताया, मिलेनिन क्या है, यह भी एक जो है प्रोटीन है, ठीक है। तो इसके पास यूकेरियोटिक कोशिका केवल एक ही प्रोटीन बनाने की सूचना होगी। मान लीजिए वह सूचना क्या है, मिलेनिन है, तो वह मिलेनिन नामक जो है प्रोटीन या पदार्थ का निर्माण करेगा। वह केवल एक ही निर्माण करेगा, एक से अधिक निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में केवल एक ही प्रोटीन बनाने का उनके पास साचा होता है। इसलिए इसे यूकेरियोटिक कोशिका में, ठीक है, इसको कहते हैं मोनोसिस्टानिक। ठीक है, मोनोसिस्टानिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास यह केवल एक ही प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, इसलिए इसे मोनोसिस्टानिक कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अर्थात एक से अधिक प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। अर्थात mRNA एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। एलेनिन, मिलेनिन के साथ साथ अन्य प्रोटीन का भी निर्माण एक साथ करता है। यह किस कोशिका में करता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में करता है। इसलिए इसमें इसको हम पॉलीसिस्टानिक कहते हैं। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा बच्चों, यह भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका मोनोसिस्टानिक क्या है या पॉलीसिस्टानिक क्या है। मोनोसिस्टानिक क्या है, मोनोसिस्टानिक जो है यह यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। mRNA के पास केवल एक ही प्रोटीन बनाने का संश्लेषण होता है, सूचना होता है, इसलिए इसे हम मोनोसिस्टानिक कहते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में mRNA के पास एक से अधिक प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, इसलिए इसे हम पॉलीसिस्टानिक कहते हैं। ठीक बच्चों, और यह कोशिका जो mRNA है कोशिका में कुल mRNA जितना mRNA है, mRNA तीन प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। इन तीनों में से जो mRNA होता है वह केवल 3 से 5% आपका mRNA होता है। ठीक है, और ध्यान रखिए mRNA सबसे बड़ा होता है। mRNA क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि mRNA का जो अणुभार होता है वह 50,000 से 20 लाख तक होता है। इसलिए जो तीनों mRNA है, ठीक है, mRNA, जो है RNA या rRNA, इन तीनों में सबसे बड़ा जो RNA होता है वह आपका mRNA होता है, क्योंकि इनका अणुभार सबसे अधिक होता है। इनके जो अणुओं का भार है वह सबसे अधिक होता है। यह 50,000 से लेकर, ठीक है, 20 लाख तक इनका अणुभार होता है। इसलिए तीनों RNA में mRNA सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और जितना भी कोशिका में जो आपका mRNA है, आपकी कोशिका में जो RNA है, सभी RNA का यह 3 से 5% तक होता है। तो यह रहा पहला आपका mRNA, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अध्ययन करेंगे tRNA का। दूसरा अध्ययन है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे tRNA।
टीआरएनए को हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण, RNA, ठीक है। टीआरएनए ये क्या है बच्चों? यह जो आपका टीआरएनए होता है यह अमीनो अम्ल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए करता है। ये क्या करता है? यह भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। वह अमीनो अम्ल को पकड़कर राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक है, या अन्य स्थानों तक ले जाता है और इसको हम टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा टीआरएनए क्या है? टीआरएनए अमीनो अम्ल को, ठीक है, पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात राइबोसोम तक ले जाता है, इसलिए इसे टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए की जो संरचना होती है बच्चों, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है वह क्लोवर के पत्ती के समान होती है। क्लोवर के पत्ती के समान इनकी संरचना होती है टीआरएनए की, ठीक है। क्लोवर, यह क्लोवर के पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। तो क्लोवर की पत्ती किस तरह से होती है, किस तरह से इसकी संरचना होती है, इसका हम चित्र अगर हम देखें तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। अगर हम चित्र देखें, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह से इसकी संरचना होती है इसकी टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है? वह अमीनो अम्ल को पकड़कर राइबोसोम तक ले जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, इसीलिए इसको स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। इसकी संरचना क्लोवर के पत्ती के समान होता है, इस तरह से इसकी संरचना होता है। यह अमीनो अम्ल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है और यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह टीआरएनए में सबसे छोटा आरएनए होता है। जितना भी जो है आपके 3 प्रकार के जो है आरएनए होता है, इन आरएनए में सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका रहा टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। यह इसकी संरचना क्लोवर के पत्ती के समान होती है। इनकी संरचना क्लोवर के पत्ती के समान होती है और टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है और यह कोशिका में कुल आरएनए का 15 से 18% यह होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका तीसरा प्रकार आरएनए की भाग होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो आरएनए के प्रकार में जो अंतिम आरएनए है, तीसरा आरएनए है, जिसको आरएनए या राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है। राइबोसोमल या आरएनए यह राइबोसोम पर स्थित होता है, क्योंकि राइबोसोम पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है? राइबोसोम का निर्माण में 65% आरएनए तथा 35% प्रोटीन मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यह जो आरएनए है यह राइबोसोम पर ही स्थित होता है और आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। कोशिका में
कोशिका में जो कुल आरएनए पाया जाता है, अर्थात एम आरएनए, टी आरएनए और आरएनए, जो कुल आरएनए है, ठीक है, उसमें 80% भाग आपका आरएनए का ही होता है। ठीक है, अर्थात कोशिका में जो आरएनए पाया जाता है उसमें सबसे अधिक अर्थात 80% अधिक कोशिका में आरएनए ही पाया जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण में बहुत अधिक सहायक होता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज आरएनए के विषय में पूरी जानकारी हमने अध्ययन कर लिया है और अगले वीडियो में अगला टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों